नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल SMC क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टैट EVS 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। आपको बताना है कि चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चार राज्य हैं और इन चार राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र के तट के किनारे नहीं बसा हुआ है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एक स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। तो इन चार राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है इन चारों ऑप्शंस में जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। शेष चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो या फिर महाराष्ट्र हो, ये तीनों राज्य जो हैं वो अरब सागर या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पश्चिमी घाट या अरब सागर से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। यानी कि यदि हमें किसी भी नदी का प्रदूषण स्तर मापना हो तो हम किससे मापेंगे, यानी कि जो उसकी यूनिट होगी, जो उसकी इकाई होगी वो कौन सी कहलाएगी। तो पहला है ATP, दूसरा है STP, तीसरा है BOD और चौथा है WPL। तो किसी भी नदी में या किसी भी जल में जब हम प्रदूषण की माप करते हैं तो उसका मापन हम किससे करते हैं, BOD से करते हैं। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है जुकाम और चौथा है मलेरिया। तो ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस के संक्रमण से फैलता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जुकाम। अब बात यह आती है कि जो जुकाम है वो किस वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। तो जुकाम जो है किस रोग से फैलता है, तो उस विषाणु का नाम है राइनो वायरस। कौन सा, राइनो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस हो जाएगा, राइनो वायरस। राइनो वायरस से जो है जुकाम फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि जो हमारा भारत है उसमें जो कृषि होती है, भारत देश में जो कृषि होती है उसको प्रभावित करने वाला मौसम का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है तापमान, दूसरा है पवन, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है वृष्टि। तो इसमें जो हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वृष्टि। वर्षा जो है वो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। पहला है तापमंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है आयन मंडल। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से अगर हम उसके संस्तर की बात करें तो उसमें 5 संस्तर पाए जाते हैं। जो हमारा पहला संस्तर होता है वो होता है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पे होता है समताप मंडल, तीसरे नंबर पे होता है हमारा मध्यमंडल, चौथे नंबर पे होता है हमारा आयन मंडल और पांचवें नंबर पे होता है हमारा बहिर्मंडल। जो हमारा क्षोभ मंडल होता है इसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटित होती हैं। दूसरे नंबर पे होता है समताप मंडल जिसमें कि हमारी ओजोन परत पाई जाती है। और जो तीसरा मंडल होता है यानी कि मध्यमंडल, मध्यमंडल जो होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है। ठीक है, यानी कि मध्यमंडल में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो कहाँ पाई जाएगी, तो वो दोस्तों मध्यमंडल में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है मीथेन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस है किसे कहते हैं, ये होती क्या है। देखो, वो जितनी भी गैसें जो पृथ्वी के तापमान को, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में क्या कर दें, वृद्धि कर दें, ठीक है, उन समस्त गैसों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि डी ऑप्शन। मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, ये सारी की सारी हमारी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1992, तीसरा है 1982, चौथा है 1996। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों की गई थी। देखिए, जब बाघ जो हैं, जो टाइगर हैं, जब टाइगर की संख्या घट रही थी तो इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो बाघों की घटती हुई संख्या या फिर जो बाघों की संख्या जो घट रही है उनका संरक्षण किया जाए। इसके लिए इन्होंने जो है 1 अप्रैल 1973 को जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कहाँ से की जाती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की जाती है। किस नेशनल पार्क से, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया या किस पार्क में चलाया गया। तो कहाँ से चलाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या है। तो इसको जो है पहले हम किस नाम से जानते थे, इसको हम लोग हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। किस नाम से, हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये वर्तमान समय में कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची जाती है। ठीक है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है प्रधान यामोत्तर रेखा। आपको बताना है कि जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर, यामोत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी देशांतर रेखा। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और यही एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्रों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीनियन राष्ट्रीय पार्क है। आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है अंडमान द्वीप, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो हमारा कहाँ है, मन्नार की खाड़ी यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जो लिंगानुपात होता है वो फीमेल और मेल का होता है। ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो स्त्री तथा पुरुष का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो 943/1000। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्यूरेट डाटा है। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जो ऑप्शन आए थे वो कौन कौन से आए थे, 940/1000,
916:1000, 920:1000 और 982:1000। तो हमें इसके लगभग में चलना है, तो 943 के लगभग आसपास कौन है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 940:1000। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। और अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछता है, या अगर आपको 943:1000 ये रेशियो आपको दिया गया है, तो आपको ऐसी स्थिति में ये वाला ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों, किसे किसान का मित्र किसे कहा जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा है तितली। तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे हम किसान के मित्र के रूप में भी जानते हैं, तो सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केचुआ। ठीक है, केचुआ को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, और जिसके कारण होता क्या है कि ये मिट्टी को ही खाते हैं और अपने मल के द्वारा मिट्टी को ही बाहर निकालते हैं, और जो मल के रूप में जो मिट्टी बाहर निकलती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है इसे किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा भी कहते हैं। यानी कि केचुए को एक और संज्ञा दी जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृति का हलवाहा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चिपको आंदोलन होता क्या है। चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों के कटाव के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था वन या फिर जंगल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करना। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा की गई थी, और इसका नेतृत्व जो है वो उत्तराखंड के चमौली जिले में किया गया था। और अगर हम इसके प्रारंभ की बात करें तो ये जो आंदोलन है, चिपको आंदोलन, कब प्रारंभ किया गया था, तो ये दोस्तों 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो आपका राज्य बताना है, तो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, राज्य हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है नियोलॉजी, तीसरा है इथोलॉजी, चौथा है डेमोलॉजी। तो जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो इथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर हम नियोलॉजी की बात करें तो नियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, चौथा है लोहा। तो जो हमारा समुद्री शैवाल होता है उसमें जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आयोडीन की कमी से आप सभी ने नाम सुना होगा, घेंघा नामक बीमारी होती है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। दोस्तों, घेंघा को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ग्वाइटर रोग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, दोस्तों किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सै या लाइकेन किसे कहते हैं। सैक या लाइकेन क्या है। पहला है परजीवी, दूसरा है रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक, चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो दोस्तों जो लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, सहजीवी। सहजीवी हम किन्हें कहते हैं, ऐसे जीव जंतु या ऐसी वनस्पतियां जो एक दूसरे को साथ रहते हुए क्या करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं। यानी कि साथ में भी रहती हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहजीवी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सीएनजी है उसको हम किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। पहला हो जाएगा वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में, चौथा है वाहनों एवं उद्योगों में। दोस्तों जो सीएनजी होता है उसका उपयोग हम लोग वाहनों में भी करते हैं, साथ ही साथ जितने हमारे
उद्योग होते हैं, उद्योग यानी कि कारखाने होते हैं, उनमें भी हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि वाहनों एवं उद्योगों में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जो पर्यावरण जागरूकता है इसका सृजन हम किस मेथड के द्वारा, किस विधि के द्वारा हम दोस्तों कर सकते हैं, तो आपको वो उस विधि का नाम बताना है। पहला है व्याख्यान, दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण, तीसरा है समूह वार्तालाप, चौथा है अध्ययन। तो दोस्तों यदि हमें पर्यावरण के बारे में जानना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा हम लोग चीज़ों को बखूबी पहचानेंगे और साथ ही साथ जब हम चीज़ों को अपने आँखों से देखेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे, तो फिर उसके बारे में हम जानकारी अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। एलपीजी जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है। पहला है लो पेड गेम्स, दूसरा है लोक पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है या वायुमंडल के किस संस्तर में पाई जाने वाली परत है, तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन परत है वो किन किरणों को अवशोषित करती है, तो आपको बताना है गामा किरणों को अवशोषित करती है, या फिर एक्स किरणों को अवशोषित करती है, या फिर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, या फिर बीटा किरणों को अवशोषित करती है। दोस्तों जो ओजोन परत होती है वो किसको अवशोषित करती है, वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, शाकाहारी है, रात्रिचर है, या फिर बच्चे देता है। देखिए जो स्तनधारी जीव होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, उनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, इसके साथ में यदि हम बात करें तो चमगादड़ क्या है, एक रात्रिचर भी पक्षी है या फिर प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, बच्चे देना। क्योंकि अगर हम चमगादड़ की प्रकृति देखें तो वो एक रात्रिचर तो है, लेकिन रात्रिचर के आधार पे हम उसको स्तनधारी नहीं बोल सकते। अगर हमें स्तनधारी के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो स्तनधारी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, बच्चे देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पहला है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा है चीज़ें जो हमें घेरती हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो पर्यावरण होता है, हमें पता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, और जब दोनों चीज़ें पाई जाएंगी तो उन्हीं का जो समन्वित रूप होगा, उन्हीं का जो संगठित रूप होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, वही कहलाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण की जो सही परिभाषा होगी वो क्या होगी, एबायोटिक तथा बायोटिक घटक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। पहला है UNFPA, दूसरा है UNDP, तीसरा है यूनेस्को, चौथा है WHO। देखिए दोस्तों, जो हमारी वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो हमारी कौन सी है, वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कौन सी हमारी हो जाती है, वो है IUCN। कौन सी है, IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो संस्था है IUCN जो संस्था है वो क्या करती है, वो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित संस्था है। ये जो आपकी चारों संस्थाएं दी गई हैं, ये इनमें से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो वन्य जीव का संरक्षण करे, इसलिए इस क्वेश्चन पे जो है सभी को कॉमन अंक दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट।
तो जो कृत्रिम वर्षा होती है वो किस रसायन के द्वारा कराई जाती है, उस रसायन का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा हम लोग कृत्रिम वर्षा कराते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है। पहला है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है देवदार से, तीसरा है जेट्रोफा से, चौथा है यूकेलिप्टिस से। तो जो बायोडीजल है वो किससे तैयार किया जाता है, वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, जेट्रोफा। जेट्रोफा के अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो एक पौधा है करकास। कौन सा है दोस्तों, जिसका नाम है करकास। करकास से भी जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसके अलावा एक और पौधा है जिसका नाम है पोनगोमिया। पोनगोमिया दोस्तों, पोनगोमिया से भी जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, ठीक है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था, तो काकीनाडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहा काकीनाडा नामक स्थान में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला है 21 मार्च, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 25 अप्रैल, चौथा है 5 जून। तो जो विश्व ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या फिर उर्वरक से। तो जो हमारा सिल्वीकल्चर है ये हमारा किससे संबंधित है, ये वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपको बताना है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जनपद में स्थित है। पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है चंदौली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, कहाँ, चंदौली जिले में दोस्तों। किस जिले में, चंदौली। और ये जिला कहाँ पड़ता है, तो यूपी का ये जिला है। यहाँ पे जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। जब आप फूड चेन पढ़ते हैं तो फूड चेन में आपको पढ़ाया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जिनमें जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो केवल और केवल वनस्पतियों पर ही आश्रित होते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होते हैं, जिनको हम सर्वाहारी भी बोल सकते हैं। द्वितीय श्रेणी का मतलब होता है सर्वाहारी, जो शाक का भी भक्षण करते हैं और मांस का भी भक्षण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हाथी। हाथी क्या है, ये एक पूर्ण रूप से शाकाहारी है, तो इसलिए किसमें आएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। सांप जो है वो दूध भी पीता है और उसके साथ साथ जीव जंतुओं को भी खाता है, तो सांप क्या हो जाएगा, सांप आ जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। शेर जो है वो पूर्ण रूप से मांसाहारी है, इसलिए वो तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। बकरी जो है ये भी शाकाहारी है, इसलिए ये भी जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। तो शेर हमारा तृतीयक में आएगा, बकरी और हाथी ये हमारा प्राथमिक में आएगा, और जो बचा हमारा क्या, सांप। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, सांप हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है, अमोनिया का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का। तो जो दोस्तों जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसको हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।